टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ आज के नए सेशन के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के सेशन में लिया हूँ। मैं महत्वपूर्ण पेडागोजी के प्रश्न हैं प्लस कंटेंट के भी प्रश्नों को शामिल किया गया है। आज का हमारा सेट नंबर 11 है। बीच में 2-4 दिन से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी। आज से फिर हमारी वीडियो आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर पिछली वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी पिछली सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ पर हमने CDP पेपर 1 एंड पेपर 2 मैथ, उसके बाद EVS का सभी जो प्रीवियस ईयर का सेट है वो मैं करवा रहा हूँ। और आज से आप लोगों के लिए एक खुशखबरी और है कि आज से हम CDP का कंप्लीट क्लास देने वाले हैं। आज से उसका वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप वहां से जो क्लास नोट्स है वो आप वहां से पूरा क्लास देखकर फिर नोट्स आप अपना बनाते चले जाइएगा, जो कि आगामी सीटेट जो आपका 2022 में होने वाला है उसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और उसमें इस तरह से डिस्कशन कराया गया है कि आपको जब देखने के बाद लगेगा कि उससे बाहर एक भी सवाल आपको नहीं आएगा सीटेट 2022 में। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी पिछली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस सेशन से हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। और यह सेशन आपको कैसा लगता है हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको सीटेट से लेकर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें आप ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मैं हर संभव आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन जो आज का है कि भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का तेल का उपयोग सबसे कम होता है। यह क्वेश्चन जो है सो पूछा गया क्वेश्चन है 30 दिसंबर के शिफ्ट में। तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि किस तरह का आपका क्वेश्चन पूछता है। और आज का जो हम सेट लिए हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा पेडागोजी के क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है कि भारत में भोजन बनाने के लिए अर्थात हम लोग जो खाने में उपयोग करते हैं उसमें निम्नलिखित में से किस प्रकार का तेल का उपयोग सबसे कम होता है। तो पाम ऑयल, सरसों का तेल, नारियल तेल, मूंगफली के तेल। तो सबसे ज़्यादा जो उपयोग करते हैं हम सरसों का तेल करते हैं, नारियल का तेल करते हैं। ये हम लोग मुख्य रूप से सरसों का तेल उपयोग करते हैं। साउथ के तरफ आप जाइएगा तो वहाँ ज़्यादा लोग नारियल का तेल उपयोग करते हैं। सबसे कम जो उपयोग होता है वो पाम का तेल है। यह तेल कंपनियों के द्वारा हम लोगों के शुद्ध सरसों तेल में मिला दिया जाता है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यह जो है सो सबसे कम उपयोग होने वाला तेल है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब है, मुख्य अध्यापिका ने EVS की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए कहा, वह निम्नलिखित में से किस समूह को चुनेगी। तो जो मुख्य अध्यापिका हैं उन्होंने EVS की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर कुछ सामान रखने को कहा, वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी। तो यहाँ पे जो कुछ प्लांट के समूह दिए गए हैं तो इसमें से कौन सा समूह जो है सो ऑफिस के अंदर रखा जाएगा। तो ऑफिस के अंदर रखने से तात्पर्य है कि छाया वहाँ पे होगा, नॉर्मल धूप होगा
कम धूप आएगा वहाँ पे। तो कौन सा ऐसा इसमें से जो सेट होगा, समूह होगा, वह कम धूप में रहेगा? तो एलोवेरा, पिटूनिया, मनी प्लांट, एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन, मनी प्लांट, पिटूनिया, पुदीना, एलोवेरा, पुदीना, जिरेनियम। तो यह जो होगा एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन, यह सबको कम धूप की आवश्यकता होती है, अर्थात छका हुआ धूप। मतलब ये ज़्यादा ठंडा जगह पसंद करते हैं और उस जगह पे इसका जो पौधा होता है वो ज़्यादा सुरक्षित रहता है, ज़्यादा धूप में ये खराब होने लगते हैं। और पुदीना है, इसको धूप की आवश्यकता होती है, पिटूनिया को भी धूप की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा गया है, रटा रटाया हुआ प्रश्न आपको काम नहीं आने वाला है। कुछ जो प्रश्न है वो एक्स्ट्रा प्रश्न पूछ दिए जाते हैं किसी किसी शिफ्ट में, तो आपको सभी तरह के प्रश्न को करना है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर लें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे इस सेशन में जुड़ सकेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती है, इस विधि को कहा जाता है। तो ये तो साधारण सी बात है, आप लोग सभी लोग देखे होंगे कि गांव में जो महिलाएं अनाज से भूसी निकालते हैं या फिर कुछ जो उसमें अवांछनीय पदार्थ होते हैं उसे निकालने के लिए वो जो सूप के माध्यम से फटका जाता है उसे क्या कहते हैं? तो छानना, हाथ से चुनना, निष्पादन, फटकना, थ्रेशरिंग। तो यहाँ पे निष्पादन होगा फटकना, थ्रेशरिंग होता है जब गेहूं की कटाई के बाद उससे अनाज को अलग किया जाता है। यह भी सभी लोग जानते होंगे और ज़्यादातर लोग इसे देखे भी होंगे। छानना ये तो फिर अलग चीज़ है, हाथ से चुनना जो कंकर को चुना जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। अब है जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य लाभ होता है और दूसरे जो जीव को हानि होता है, कहा जाता है। तो यह जो है कि दो जीव हैं, इसमें एक जीव को लाभ होता है और सेकेंड जो दूसरा जीव है उसको हानि होता है। तो यह क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाएगा वो परजीविता कहलाता है। इसमें अमरवेल इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह जो है सो अपनी फायदा के लिए, अपने जो है सो स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और एक होता है सहजीविता। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है बगुला और भैंस। अब बगुला क्या करता है, वो भैंस के पीठ पे बैठता है और उसके जो कीड़े होते हैं उसे वो खाता है। इससे क्या होता है कि बगुला को पेट भी भर जाता है और भैंस का जो कीड़ा होता है उसकी सफाई हो जाती है, उसकी सफाई हो जाती है। इसमें दोनों को फ़ायदा होता है। इसमें जो है वो दोनों को फ़ायदा होता है कि एक का जो है सो कीड़ा मर गया और दूसरे को भोजन मिल गया। तो ये जो होता है वो सहजीविता होता है, अर्थात वैसा प्रक्रम जिसमें दोनों जीव को लाभ मिले, लाभ पहुँचे। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बगुला और भैंस है। यह कई बार सीटेट में आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो परजीविता होगा कि एक जीव अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा।
अब है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हैं। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कौन से हैं? तो दुर्लभ प्रजाति, लुप्त प्राय प्रजाति, आयातित प्रजाति, एक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजाति। तो एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो प्रजाति होते हैं वह एक क्षेत्रीय प्रजाति होते हैं। जैसे कि असम, असम में एक सींग वाले गैडे गैडे पाए जाते हैं। एक है साइबेरियन पक्षी, साइबेरियन पक्षी जो कि ठंडा प्रदेश में रहता है। वो ठंड के मौसम में अपने यहाँ बिहार में कांवर झील पक्षी में आके कुछ दिन रहती है। तो यह एक क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजाति है। एक सींग वाले जो गैडा हैं वह असम में पाए जाते हैं, वह सभी जगह नहीं पाए जाते हैं। तो यह विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाती है। अब यहाँ पे एक है लुप्त दुर्लभ प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति वो प्रजाति है जो कि मतलब बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिल रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं, जो कि लुप्त होते जा रहे हैं। लुप्त प्राय प्रजाति लुप्त होते जा रहे हैं। इनका नाम रेड डाटा बुक में लिखा जा रहा है कि ये अब मिलना बंद हो रहे हैं। तो ये लुप्त प्राय हो गए, दुर्लभ प्रजाति जो बहुत कम मिल रहे हैं, और जो एक क्षेत्र में पाए जाने वाले होते हैं वो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम है? वन जो उन्मूलन के कौन से परिणाम है? तो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, भौम जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। तो वन उन्मूलन, वन उन्मूलन के मतलब हुआ कि वनों की कटाई। अब वन की जब कटाई की जाती है तो तापमान में वृद्धि होगी, यह सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी, यह भी सही है। भौम जल स्तर में वृद्धि, यह गलत है। भौम जल स्तर में कमी होने लगेगी, क्योंकि आप देखते होंगे कि जहाँ भी वन कम है वहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ पर धीरे धीरे जल का स्तर जो है वो नीचे चला जाता है। उसके बाद है बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि, यह भी सही है। तो आपका A, B और D सही होगा। A, B और D ऑप्शन नंबर 3। जहाँ पे पेड़ नहीं होंगे वहाँ पे बाढ़ आएंगे और सूखा की स्थिति होगी, क्योंकि वहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो आपको ऑप्शन देखने से पहले यहाँ पे जो दिया गया है उसको आप छांटने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। और जो होगा वह आपको जो पेज दिया रहेगा A, B, C, D उस पर लिखिए, जो होगा उसको टिक करते जाइए, जो नहीं होगा उसको क्रॉस करते जाइए। फिर आपको आंसर जो सही लगा वो मिल गया, A, B जो ऑप्शन मिला वो सही हो गया। इस तरह से आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में सोल्व करना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा। अब है ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है, गर्म रेगिस्तान पर सूरज और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है, गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। तो ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गर्म रेगिस्तान में तापमान अधिक होगा, यह भी सही है। गर्म रेगिस्तान पर सूरज और रेत की अधिकता होती है, यह भी सही है। उसके बाद गर्म
रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। यह भी सही है। गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। ऋतु के जो उतार चढ़ाव ये वहाँ पे नहीं होता है, तो आपका ए, बी और सी आंसर सही होगा। तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, ए, बी और सी। अब है लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है, इसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसे जो है सो रेड डाटा बुक कहा जाता है। यह वैसा बुक है जिसमें विश्व के सभी संकटग्रस्त जीव का रिकॉर्ड रखा जाता है। यह जो है सो इसमें विश्व के सभी संकटग्रस्त जो जीव है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इस बुक में गुलाबी पृष्ठ होती है। इसके अंतर्गत जो पहले जीव थे लेकिन वर्तमान में वो लुप्त हो रहे हैं, जैसे कि शेर, बाघ, ये सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हाथी, हिम, तेंदुआ, उसके बाद बाज, चील, यह सब धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। तो ऐसे जो जीव हैं वो रेड डाटा बुक में दर्ज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लुप्त प्राय पौधे और जानवर। रेड डाटा बुक के अंतर्गत उसको जो है सो शामिल किया जाता है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। तो यह जो है सो एक इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग, यह कहाँ पे स्थित है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो यह उत्तर काशी में स्थित है। फसल काटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। फसल काटने का जो पर्व होता है यह खुशी और उल्लास का अवसर होता है। सही कथन को पहचानिए। तो पहले हम बता देते हैं कि फसल काटने पर कौन कौन पर्व मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वह है ओणम, उसके बाद पोंगल, बैसाखी, हरेली, रंगोली, बिहू, मकर संक्रांति। तो यहाँ पर जो है सो फसल काटने के बाद या फिर उसके अवसर पर जो पर्व मनाए जाते हैं वह मनाए जाते हैं ओणम, पोंगल, बैसाखी, हरेली, रंगोली, बिहू, मकर संक्रांति। यह सभी फसल से संबंधित पर्व हैं। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा है प्रश्न में कि फसल काटने के पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। सही कथन को पहचानिए। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति, मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं, मनाई जाती है। यह सही है। झारखंड में पोंगल नहीं मनाया जाता है, यह गलत है। गुजरात लोहरी को मनाता है, केरल ओणम को। तो गुजरात लोहरी को नहीं मनाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व, असम में बिहू, पश्चिम बंगाल में नवान। यह सही है। ए और डी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा।
ए और डी। तो फसल के अंतर्गत ये सभी जो है सो पर्व मनाए जाते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, इससे भी प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे। अब विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है, क्योंकि विद्यार्थी मॉडल बनाने में व्यस्त और संलग्न रहते हैं। मॉडल बनाने में कीमती सामान खरीदने में आनंद आता है। मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। तो मॉडल बनाने से कक्षा की नीरसता भंग होती है। तो आपका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता, समालोचनात्मकता सोच का विकास होता है। तो आपको ऑप्शन देखने से भी पता चल जाएगा कि मेरा आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि सृजनशील जो बालक होगा और जिसकी समालोचनात्मक सोच का विकास होगा मॉडल बनाने पे, बाकी ऑप्शन ज़्यादा उपयोगी नहीं है। अब है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अध्ययन विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है। तो नृत्य करना, बागवानी करना, वाचन करना, गायन करना। तो यहाँ पर दिया गया पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल करने के लिए उपयोग कर सकती है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी, बागवानी करना। बागवानी करने में बच्चे जो है सो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और वह इस चीज़ को सीखेंगे, उसमें उसकी रुचि होगी, क्योंकि उसके आसपास से यह संबंधित चीज़ें हैं। अब है बगीचे में 2 बर्तन में बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया और दूसरा सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा है। तो इससे क्या होगा? आत्मविश्वास बढ़ाने में, अवलोकन कौशल विकसित करने में, संप्रत्यों की प्रस्तुति में, समयबद्धता और अनुशासन में। तो यहाँ जो है अध्यापक राधा के अंतर्गत कौन सा कौशल विकसित करना चाहती है? तो यहाँ पे अवलोकन कौशल विकसित करना चाहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है? तो पर्यावरण संरक्षक उसी शर्त पे बन सकता है जब वह बालक पर्यावरण में रहकर उसकी देखभाल करना सीखता है और उसका संरक्षण करना सीखता है। उसका उसे पूरा अनुभव होना चाहिए, तभी वह पर्यावरण संरक्षक के रूप में काम कर सकता है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है उन्हें वस्तुओं के पुनः उपयोग, पुनः चक्रण में लाने को कहना, उन्हें नए संसाधन विकसित करने के लिए कहना, उन्हें अपने इलाके के एक पौधे पेड़ का देखभाल करता बनाकर, उन्हें प्रकृति को हानि न पहुंचाने के लिए कहकर। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उन्हें अपने इलाके के एक पौधे या पेड़ का देखभाल करता बनाकर, जब उसको देखभाल करेगा, उस पौधे की कैसे रखरखाव करना है, उसे क्या समय पे खाद देना है, पानी देना है, उसकी जो है सो जंगल अवांछनीय चीज़ को उसके बाहर से निकालना है। तो इन सभी चीज़ों का वह देखभाल करके ही कर सकता है, तभी वह एक सफल पर्यावरण संरक्षक बन सकता है। अब है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? तो विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता होती है, छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया होता है, निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास होता है। तो विद्यार्थियों में जिज्ञासा
वृद्धि होगी, यह सही है। विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता होगी। छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया भी होगा। निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक विकास, यहाँ पे ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है और आपको इस निगेटिव वर्ड को पहचानना है। यदि आप निगेटिव वर्ड पहचानना सीख जाएंगे तो आपके लिए पेडागोजी काफ़ी आसान सा लगने लगेगा। तो यहाँ पे ए, बी और सी आपका आंसर होगा। ए, बी और सी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आंसर होगा। तो आप जब भी अपने सवाल में निगेटिव वर्ड को अलग कर पाएंगे तो आपको पेडागोजी काफ़ी आसान लगेगा। तो आज के सेशन का ये सभी आंसर हैं। तो दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस सेशन से जुड़ पाएंगे। और लाइक तो अवश्य ही कर दें, आपको पता ही है हमारा यूट्यूब चैनल। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। हम हर संभव आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। और आज से आप लोगों के लिए CDP का क्लास स्टार्ट हो रहा है, उसका वीडियो आपको आज से मिलेगा। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पूछे जाते हैं उस सभी का निचोड़ उसमें शामिल किया गया है। और आपको CDP, EVS, मैथ, इस सभी का वीडियो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।